नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक शेयर मार्केट का क्या हाल रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट दर्ज करी गई। तो जो मार्केट एकदम से भी तेज जा रही थी और जो लास्ट वीक अगर आपको ध्यान हो तो सुभाष जी ने एनालिसिस में कहा भी था कि अगर 25,100 के ऊपर जाती है तो 25,500 और 600 तक जाने की संभावना है। लेकिन मार्केट चल रही थी, शुरुआत हुई जब मंडे को मार्केट खुली, उसके बाद धीरे-धीरे करके बढ़ रही थी और थर्सडे को मार्केट में गिरावट आई और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ मार्केट खुली। जबकि अगर देखें तो जो बंद हुई है फ्राइडे को तो 24,932 पे निफ्टी बंद हुआ है और 55,337 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और यहाँ पे एक ये भी देखने को मिला कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तीनों दिन एफआईआईज ने सेल किया है। 1263 रुपए का 1263 करोड़ की जो सेलिंग रही है वो हमारे फ्राइडे को हमने देखने को मिली है और जबकि 11 जून को बुधवार को 446 करोड़ की थी। तो इन सब चीज़ों क्योंकि जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में टसल बढ़ी है, क्या ये जो शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आई है ये उसका एक बड़ा कारण है। जो क्रूड ऑयल में के प्राइसेस में जो जंप आया है वह भी एक उसका बड़ा कारण है। लेकिन आगे आने वाले समय में मार्केट की क्या दशा और दिशा रहेगी इस चीज को हम समझते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं। देखिए रविंदर जी, जी, आपने कहा निफ्टी 24,900 समथिंग बोला है। 932। 24,719 719 क्लोज हुआ है ओके। फ्राइडे को। ठीक है ओके, ना जी। ठीक है, चौबीस हजार सात और सौ बैंक उन्नीस हाँ निफ्टी ठीक। 56,083 क्लोज हुआ है। ठीक है। तो और ये ठीक है है, आई ना थिंक रेंज मैं मैंने जो है मैंने ना जिस ऐप को फ्राइडे शायद को फॉलो तो किया वो डेटा गलत दिखा दिया। हाँ, फ्राइडे को 24,473 तक नीचे चला गया था इंट्राडे के अंदर। जी। है ना, वो थोड़ी देर के लिए गया था बस, लेकिन चला गया था। और जी। हाँ जी। और 24,754 ऊपर में रहा है रेंज। हम्म। है ना जी। तो और ये बैंक निफ्टी 56,083 क्लोज हुआ था। 55,149 नीचे में रहा। और 56,688 ऊपर में रहा। तो मतलब बैंक निफ्टी भी मैं नीचे चला गया था काफी, 55,149 जी। और जी। 56,083 जी। क्लोज हुआ। तो इसका कारण क्या रहा, ये जो इराक और मतलब सॉरी इसराइल और कारण ईरान वाला तो हमला रहा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है। रसिया यूक्रेन का तो चल ही रहा था, ईरान का और इसका इजराइल का जी। ये नया स्टार्ट हो गया कॉन्फ्लिक्ट। और अभी गाजा से तो चल ही रहा है, सही महीने में जी। वो क्लोज नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी ऑन है, क्लोज नहीं हुआ। तो इतने सारे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अच्छा, ईरान का क्या खास बात है कि 9% ऑयल का जो रिजर्व्स है, प्रोड्यूसिंग है, वो ईरान के पास है वर्ल्ड का रिजर्व्स हम्म। का। और वहाँ पे द स्ट्रेट नोम्यूज होम्यूज है रास्ता। तो वहाँ से 20% सप्लाई वर्ल्ड की वहाँ से निकलती है। तो कल को कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दे ईरान, तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम्म। कहने का मतलब है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि ऑयल के प्राइसेस 8-9% बढ़ गए, है नहीं। ब्रेंट ऑयल 75.5 के करीब हो गया, 74 के करीब WTI हो गया, है ना। तो ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ गए। और इंडिया तो 80% ऑयल अपना इंपोर्ट करता है, तो इंडिया के लिए थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। जी। तो और कोई बड़ी ट्रिगर नहीं है नहीं। अच्छा। हाँ, कि देखिए हमने हमारी जीडीपी 6.5% के करीब हमने एस्टिमेट किया है। और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हालांकि 9 जुलाई को ग्लोबल ये यूएस टैरिफ का भी 9 जुलाई को एंड होगा। वो भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि टैरिफ एग्रीमेंट अभी कोई खास नहीं हुए। तो इंडिया के साथ भी बातचीत चल रही है एग्रीमेंट की। तो उस दिन भी पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। फेड रिजर्व का 18 जून को डिसाइड होना है कि रेट घटाएगा नहीं घटाएगा। मोर लाइकली मार्केट यही फील, इकोनॉमिस्ट यही फील कर रहे हैं
कि फेड रिजर्व में नहीं घटेंगे, है जी, ना? जी। क्योंकि तो अगर फेड रिजर्व में रेट नहीं घटते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम इंडिया की शेयर मार्केट पे किस तरह से देखेंगे? क्या है कि हम मान के चल रहे हैं ये ऑलरेडी डिस्काउंट है। हमारा आरबीआई ने रेपो रेट 50 पैसे अभी कम किया था, जी, 1% सीआरआर कम की थी। तो ये बैंकिंग में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी आ गई, उस पे इनकम भी आ रही है, 2.5 लाख करोड़ जो सिस्टम में आया। और इंटरेस्ट रेट कम होने से ग्रोथ पॉसिबल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, काफ़ी आ सकता है। हालाँकि मैं फेड रिज़र्व यदि रेट नहीं घटाता है तो वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट और आगे घटने में दिक्कत होगी। मान लो फेड नहीं घटाता है तो आगे रेट कट होने में हमें भी परेशानी होगी, है हुँ, नहीं? और उसको सभी फ़ॉलो करते हैं, यूरोप भी, लंदन भी, यूके, है नहीं? और जापान बैंक भी। तो यदि वो रेट नहीं घटाता है तो ड्राइव वहीं से होता है। तो जी। मतलब वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई रहेगी थोड़ा। अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब सुभाष जी इसकी एक चीज़ और बताएँ, जैसे जो इज़राइल और ईरान वाली जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से क्रूड ऑयल्स के उसमें हमने जंप भी देखने को मिला, तो क्या ये जो जंप है ये बस क्षणिक था कि बस आया और चला जाएगा, हफ्ते भर, 5 दिन, 4 दिन रुकेगा, या अभी क्या डेवलपमेंट होती हैं इस उसके ऊपर वो मार्केट नज़र रखेगा और उसके अकॉर्डिंग फर्दर अगर कुछ टसल बढ़ती है तो और हम प्राइसेस में बढ़त देखने को मिल सकती है। और उसका रविंद्र अगर जी, बढ़त होती है तो उस स्थिति में ओवरऑल हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या महँगाई बढ़ेगी या शेयर मार्केट में उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए रविंद्र जी, क्या है कि यदि ये वार एस्केलेट होता है तो प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, डी एस्केलेट हो जाता है तो वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जी। रसिया ने भी अभी यूक्रेन पर जो अटैक किया था वो भी भयंकर किया था, है हुँ। नहीं? तो बीच-बीच के अंदर वार है ना बढ़ भी जाते हैं, फिर कूलिंग भी कुछ दिन तक शांत भी रहते हैं। अभी जैसे अमेरिका ने 60 दिन का टाइम दिया था कि ईरान को, कि भई तुम न्यूक्लियर मत बनाओ, न्यूक्लियर वेपन, और इज़राइल से बात कर लो। 60 दिन निकलने के बाद इज़राइल ने अटैक कर दिया। हालाँकि यूएस जी। कह रहा था कि भी अटैक नहीं करो, लेकिन ये एक डिप्लोमेसी के हिसाब से थी। यूएस को पता था कि ये अटैक होना है और उसकी नॉलेज में था। तो ये और दूसरी बात, जो इज़राइल की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हुँ। इज़राइल ने सटीक उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। और अ, हमने ईरान इतना नहीं कर पाया। ईरान का तो ये है कि वो ड्रोन भेज दिए और मिसाइल्स भेज दी, उसने इंटरसेप्ट कर लिया। हुँ। प्लेन फाइटर प्लेन 1-2 उड़ा सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और उधर जी। काफ़ी नुकसान हुआ है। हुँ। तो मैन पावर का भी नुकसान हुआ है। दे आर एंश्योरिंग कि उनकी न्यूक्लियर वेपन्स आगे नहीं बढ़े। और तो इस तरह से ये, क्योंकि इज़राइल इज़ फुल्ली कैपेबल इन एयर डिफेंस, ओके। और एयर अटैक में उनका सामना नहीं कर सकता ईरान। हुँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ही विल ये बी ए तो लूज़र। मतलब हाँ, बिल्कुल। तो तो अब ईरान सुभाष को जी अगर हम घबराएगा। हाँ जी। जी, तो सुभाष जी अगर अब इस स्थिति को हम देखें सारा, तो ओवरऑल अगर हमारा जो नेक्स्ट वीक का मार्केट है और खास तौर से अगर हम मंडे की बात करें, तो मंडे को आप किस तरह की ओपनिंग देखते हैं? देखो मंडे को थोड़ा-सा डाउन खुलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, डाउन नहीं है, क्योंकि 24,400 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रही है नहीं? 24,400 पे। हाँ, 24,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं? हुँ, हालाँकि हाँ, तो बेसिकली अ, इसके नीचे जाने की उम्मीद कम है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट अभी ढीला खुलेगा। अभी जो ये बोइंग ये वाला ड्रीम जी, ड्रीमलाइनर वाला जो हाँ, हादसा हुआ ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद वाला। जी, हाँ जी, जी, अहमदाबाद वाला। इससे भी क्या हुआ है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। और एयरलाइंस के सारे शेयर्स गिरे हैं वर्ल्ड वाइड। जी, इंडिया में थोड़े गिरे हैं, बल्कि बाहर तो सारे एयरलाइंस के स्टॉक गिर गए।
इंडिया में तो 2 ही जी, स्टॉक है, इंडिगो और स्पाइस जेट जो लिस्टेड बिल्कुल है, ठीक। जी, और वो ज़्यादा इतना नहीं गिरा। लेकिन वर्ल्ड वाइड ज़्यादा गिरे हैं। और देखिए सेक्टर जो है ना, अ, आप देखेंगे तो डिफेंस का सेक्टर में मैं अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि जितने बार बढ़ रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर इंडिया को मिलेंगे। तो हुँ, जितने डिफेंस सेक्टर सॉलिड रहेगा, और अभी जो रेपो रेट कम किए थे, इससे बैंकिंग स्टॉक बढ़िया रहेंगे, पीएसयू बैंक बढ़िया रहेंगे, आईटी सेक्टर भी बढ़िया रहेगा। आईटी अब काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी बाइंग बनती है। रियल एस्टेट सेक्टर भी बढ़िया रहेगा, है नहीं? तो मतलब इन सेक्टरों में ऑटो सेक्टर डाउन रहेगा, है नहीं? स्टॉक काफ़ी पाइल अप हो रहे हैं, 50 दिन का स्टॉक रेडीमेड पड़ा हुआ है सभी के पास, तो स्टॉक और बहुत पाइल अप हो रहा है। ऑटोमोबाइल में, तो ऑटोमोबाइल में। वहाँ पे अभी थोड़ा-सा ट्रिगर होने में, और यदि मैं नहीं, आप ये रेंज जो आप की, कह रहे हैं नहीं, सुभाष जी, ये जो आप स्टॉक कह रहे हैं पाइलअप है, वो किसका, ऑटोमोबाइल का पड़ा हुआ है? हाँ जी, ऑटोमोबाइल कारें बिक नहीं रही। अच्छा, कारें बिक नहीं रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार जो ये कारें वेटिंग में आ जाती हैं, तो अभी इस वक़्त मुझे मतलब मैंने ट्रैक नहीं किया है, तो क्या कारें मतलब ईज़िली अवेलेबल हैं? देखिए मैं ये जो उनके डिमांड के मॉडल हैं, उनमें तो उन्होंने थोड़ी-सी रखा हुआ है, बाकी जी, तो आम कारें तो सब इज़िली अवेलेबल है, ओके, ओके। स्टॉक है। तो अब बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, अगर हम रेंज की बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो क्या रेंज आप देख रहे हैं? देखिए निफ्टी के अंदर मैं 24,350 और 25,250, ओके, ये मतलब इंट्राडे में कई बार नीचे चला जाता है, नहीं तो जी, 24,400 और 25,000 के बीच में ही रहेगा मार्केट। ओके, थोड़ा-सा मैं दोनों साइड में 50 पॉइंट यहाँ नीचे दिया है, कि वो टेक्निकली चला जाता है, और हाँ, बिल्कुल, ठीक। 25,000 से ऊपर 25,250 चला जा सकता है। जी, और जी, जी। रेंज बाउंड है मार्केट में, कोई ट्रिगर नहीं है। इंडिया का मार्केट टूटने वाला नहीं है। ग्लोबल क्यूज़ से हम ज़्यादा अफ़ेक्टेड नहीं है। इवन टैरिफ से भी ज़्यादा अफ़ेक्टेड नहीं है। हमारा हमारी इकोनॉमी मैक्रो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, डिमांड है, ये है नहीं, तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी कलेक्शन सॉलिड चल रही है नहीं? तो और इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिए हैं, तो जी, इससे बड़ा फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क और पड़ गया। बैंक और निफ्टी बैंक आप निफ्टी की बात देखेंगे, करें, हाँ, बैंक जी, निफ्टी 55,150 से लेके 57,150। 55,150 हाँ जी। से लेके 57,150। हाँ, बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है, जी, इसलिए मैंने, हाँ, बिल्कुल, आपने निफ्टी में रादर वो और बहुत नैरो किया है, 900 पॉइंट हाँ, कर दिए। 900 नॉर्मली पॉइंट का आप कर 1000, दिया 1000 से भी। हाँ, हाँ, नॉर्मली आप अच्छा 1000 जी। देते हैं, तो 900 कर एफआई दिया। वैसे तो एफआई मत की सेल आपने बोली थी, जी, 1264 करोड़ फ्राइडे में रही है। डीआई जी, की 3041 करोड़ की परचेज रही है। जी, जून के अंदर हम देखें तो माइनस 4814 एफआई ने सेल की है। जी, और डीआई ने अब कितनी बड़ी सपोर्ट करी है, 44,150 करोड़ की हुँ, अब तक। और यदि जी, 1 जनवरी से टिल डेट देखें, तो एफआई की सेलिंग है 1,26,227 करोड़, और साथ में 1,26,000 227 1,26,227 करोड़ की ये 1,26,227 करोड़ एफआईआई की ने सेल सेलिंग किया है। है। जी, और डीआईआई ने बाइंग की है 3,19,415 करोड़। हुँ। तो सुभाष जी, एक चीज़ मैं वैसे समझना चाहता हूँ अपनी जानकारी के लिए, और मेरी जानकारी से हो सकता है कुछ दर्शक भी ये समझें। अब जैसे मान लीजिए कहते हैं भई कोई व्यक्ति सेल करता है तो कोई व्यक्ति खरीदता है, यानी कि एक वॉल्यूम है जो मार्केट में घूमता रहता है, वही है। तो अगर एफआईआईज़ ने 126 करोड़ की 1,26,000 करोड़ की सेल करी है और डीआईआई ने 3,19,000 करोड़ की सेल बाइंग करी है, तो बाकी का जो बाइंग डीआईआई ने की है वो कहाँ से आए शेयर्स? वो किसने बेचे होंगे? नहीं, रिटेलर्स ने? रिटेल इन्वेस्टर बेचता रहता है नहीं? ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर हैं, है नहीं? एनआरआई बेच सकते हैं, रिटेल बेच सकते हैं, कॉर्पोरेट बेच सकते हैं, प्रमोटर्स बेच सकते हैं। तो ये तो चलता रहता है नहीं? ये चलता और रहता है। हाँ, और देखिए गोल्ड बढ़ा है इस दौरान हुँ, 1%, है ना? आप देखेंगे कि 1 लाख को दोबारा क्रॉस कर गया गोल्ड। जी, तो और ये अ,
डॉलर भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, डॉलर में भी, है नहीं, तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, क्योंकि तो लोगों ने इस गोल्ड वजह गोल्ड से, में गोल्ड में सुभाष जी अगर मान लीजिए ये जो इसराइल और ईरान वाला है मामला, अगर ये चलता है तो गोल्ड में के प्राइसेस में क्या हम और बढ़त देख सकते हैं? हाँ, मतलब जैसे वार के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना सेफ हेवन एसेट में चली जाती है, तो ओके। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इसी प्रकार डॉलर को भी, हालांकि डॉलर की वो धीरे 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 वैल्यू कम हो रही है, फिर भी एज ऑन टुडे कोई इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, तो स्टिल गोल्ड के बाद सेफ हेवन एसेट में डॉलर ही माना जाता है। और ओके। हाँ, देखिए डॉलर में भी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो अपना डिपेंडेंसी कम करती जा रही बिल्कुल ठीक है ना, हाँ, मतलब तो जो जो एक लीडरशिप डॉलर की हो रही थी वो अब होती थोड़ा सा उस पे वो अब कम हो रही है। कम हो रही है धीरे धीरे करके। तो सुभाष जी जिस तरह से आपके एनालिसिस को मैंने समझा और दर्शक जो देख रहे हैं उन्होंने भी समझा होगा, और जो आपने रेंज शेयर करी है वो आपने निफ्टी 24,350 से लेके 25,250 की शेयर करी है, और बैंक निफ्टी 55,150 से लेके 57,150 की शेयर करी है। ठीक तो है। देखते हैं बाकी, जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो इस कार्यक्रम को देख के किसी भी तरह की राय खरीदने या बेचने की या इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की ना बनाएं। जब भी उन्होंने ऐसा काम करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें, क्योंकि आज हम सैटरडे के दिन ये विश्लेषण कर रहे हैं और मंडे को मार्केट खुलेगा, तो पता नहीं तब तक कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है तो मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। तो हमेशा इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग या बाइंग करें या इन्वेस्टमेंट करें तो आपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। और जिस तरह से आप हमारे सुभाष जी का कार्यक्रम ये देखते रहते हैं, लगातार सराहते रहते हैं और इंतजार करते हैं, तो कई बार हमें विलंब हो जाता है, लेकिन हम कल ये डिस्कस कर रहे थे सुभाष जी के साथ कि जब से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं लगभग शायद 2 साल हो गया है, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं, एक भी वीक ऐसा नहीं गया है कि जब हमने इस कार्यक्रम को मिस करना पड़ा हो, चाहे रात के हमने 1 बजे ही क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया हो। तो सुभाष जी के एफर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद।